Dear students, welcome to all of you. आगे हम जहाँ कल हमने छोड़ा था ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि नॉमेनक्लेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्जैक्टेड स्टेट जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। इसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे ले रहा हूँ, कुछ एग्जांपल के साथ इस बात को हम समझना चाहते हैं कि देखिए, अगर हम एथिलीन मॉलिक्यूल की बात करें, क्योंकि एग्जैक्टेड स्टेट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री चेंज होती है, डाइपोल मोमेंटम बदल जाता है, और उनके एसिड और बेसिक करैक्टर जो है उनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम इसमें कोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए आप, कि एसिटिलीन मॉलिक्यूल जो होता है, आप जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में लीनियर होता है, 180 डिग्री इसके एंगल्स होते हैं, रेखीय संरचना होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड स्टेट में। लेकिन यदि आप इसको एग्जाइट करते हैं और S1 स्टेट में अगर इसको देखते हैं, सिंगलेट एग्जाइटेड स्टेट, पाई स्टार ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, ये सिंगलेट स्टेट है, इसमें अगर देखते हैं तो मॉलिक्यूल आपको इस प्रकार से दिखेगा और ये लगभग sp2 हाइब्रिडाइजेशन जैसा शेप आ जाएगा, जबकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल की तरह दिखाई देगा। तो आप समझ गए हैं कि ये मॉलिक्यूल अपना ज्योमेट्री चेंज कर चुका है। ज्योमेट्री बदली इसने तो इसका डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा और इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, और इसका एसिडिक बिहेवियर भी चेंज होगा। आप जानते हैं कि एसिटिलीन एसिडिक होती है, लेकिन इस प्रकार से हो जाने पर, स्ट्रक्चर चेंज हो जाने पर इसके एसिडिक करैक्टर में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे हम कोट कर सकते हैं। और देखिए कि अगर आप एथिलीन की बात करते हैं, एथिलीन मॉलिक्यूल आप जानते हैं 120 डिग्री पे उसके जो एटम्स होते हैं वो जुड़े होते हैं कार्बन से, और 3 एटम्स कार्बन से सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड लगा होता है वहाँ पे। तो उसकी 120 के बजाय वहाँ पे 90 डिग्री शेप हो जाता है उसका ज्योमेट्री एथिलीन की, कि जब उसको हम एग्जाइटेड स्टेट में ले जाते हैं। तो हम सिंगलेट की बात कर रहे हैं ऐसे ट्रिपलेट में, या फिर एग्जाइटेड में S1 S2 S3, जिस जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इनकी ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल की होती है वो चेंज होती है। आपको बहुत ध्यान देना है इस बात पे कि ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जाइटेड स्टेट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बदल जाती है, और जब ज्योमेट्री बदलती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब में चेंजेस आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल और हम कोट कर सकते हैं जिसमें हम ट्रिपलेट स्टेट के अंदर किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ पर अलग प्रकार के इंटरेक्शंस होंगे सिंगलेट की तुलना में। तो ये बात भी हम वहाँ पे जान सकते हैं कि ट्रिपलेट स्टेट सिंगलेट से डिफरेंट होती है, उसका लाइफ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ये बातें हम अभी आगे और देखने वाले हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको जैसे और बताता हूँ इसमें, कि देखिए आप इसमें ले सकते हैं 2-नेप्थोल की बात करो आप, 2-नेप्थोल, ये नीचे एग्जांपल आया देखिए आप यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल द S1 स्टेट ऑफ 2-नेप्थोल इज़ अ मच स्ट्रोंगर एसिड। S1 स्टेट में ये pK मान क्या हो जाता है, 3.1 हो जाता है, यानी ये एसिडिक नेचर में चला जाता है, और जबकि ग्राउंड स्टेट में इसका जो एसिडिक करैक्टर है वो बहुत ही कम है, pK वैल्यू कितनी है, 9.5 है। और आप जानते हैं कि pK वैल्यू जितनी कम होगी उसका एसिडिक बिहेवियर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये अधिक एसिडिक हो जाएगा, और इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल कई सारे कोट कर सकते हैं। अब है देखिए द नेक्स्ट हेडिंग हमारा है कि द फेट ऑफ एग्जाइटेड मॉलिक्यूल्स फिजिकल प्रोसेसेस। इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि एग्जाइटेड मॉलिक्यूल्स की सिचुएशन, उसकी कंसंट्रेशन और उसका लाइफ टाइम एग्जाइटेड स्टेट में कितना होता है। तो इसको हम कहेंगे कि फैट कितना उसकी कंसंट्रेशन है, कितना उसका काउंट है एग्जाइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल्स का किसी कंपाउंड के लिए, इसको हम जानना चाहते हैं। और बहुत सारे वहाँ पर फिजिकल प्रोसेसेस है जो इस फैट को वहाँ पर डिफाइन करते हैं,
डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पर कितना फैट इनका रहेगा, इनकी संख्या कितनी होगी एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की। सॉरी, कि जब एक मॉलिक्यूल को आप फोटोकेमिकली एक्साइट करते हैं तो जनरली वो S0 से S1 में जाता है और S2 में भी जा सकता है, S3 में भी जा सकता है, कुछ हायर स्टेट में जा सकता है। लेकिन हायर स्टेट में हम धीरे धीरे जब इस प्रोसेस इन चीज़ों को आगे समझेंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि ज़्यादा संभावना S0 से S1 की है, फिर वो S1 से S2, फिर S2 से S3, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है मॉलिक्यूल फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके। और S1 स्टेट लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट होती है जो एक सिंगलेट स्टेट है। S0 से ट्रिपलेट स्टेट में कभी भी मॉलिक्यूल नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात हम पीछे कर चुके हैं कि इस तरह के ट्रांजिशन जो होते हैं वो फॉरबिडन होते हैं। और S1 स्टेट में जो अगर हम लाइफ टाइम की बात करें तो देखिए 10⁻13 टू -11 सेकंड्स होती है। अब आप फेट का अंदाज़ लगा सकते हैं कि वहाँ कितने होंगे। ये नैनो सेकंड्स है, बहुत ही कम समय पर एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल रहता है, फिर से वो ग्राउंड स्टेट में लौट आता है। 10⁻13 टू 10⁻11 सेकंड्स। अब देखिए एनर्जी जो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए अपनी जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, फोटोन एब्जॉर्ब किया है, कौन सा विजिबल या यूवी लाइट का फोटोन जो एब्जॉर्ब किया मॉलिक्यूल ने, तो उसकी एनर्जी राइज हो गई। अब वो अपनी एनर्जी को वापस जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और बहुत ही कम टाइम में वो लौट के आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा कि अपनी एनर्जी को वापस डिस्पर्स करेगा, इन्वायरमेंट को दे देगा। और इसको हम कहते हैं एनर्जी कैस्केड प्रोसेसेस। कि जब मॉलिक्यूल S3 से, देखो कैस्केड को डिफाइन करने के लिए एक क्रिएटली मैं लैंग्वेज बताता हूँ कि द एनर्जी लॉस्ट व्हेन एन S2 और S3 मॉलिक्यूल ड्रॉप डाउन टू S1 is given up in a small increment of energy to the environment by collisions with neighboring molecules. Such a process is called an energy cascade. इस प्रकार के प्रोसेस को हम एनर्जी कैस्केड कहते हैं। जब S2, S3 आदि से वो मॉलिक्यूल एनर्जी को इन्वायरमेंट को डोनेट करता हुआ वापस S1 स्टेट में लौट आता है। और इसी तरीके से इन सिमिलर मैनर दिस टाइप ऑफ फेनोमेना आल्सो ऑब्जर्व इन वाइब्रेशन लेवल्स। देखिए आप S1 स्टेट में पहुंच गए हैं तो S1 स्टेट के किसी हायर वाइब्रेशनल लेवल पर ये हो सकता प्रोसेस, जैसा कि आपने देखा था उसमें कि ये अपर स्टेट है और ये लोअर एक्साइटेड स्टेट है। अब ये इसको हम S1 कह रहे हैं और ये हमारा S2 है। तो ये वाइब्रेशन लेवल है कि S1 स्टेट के मान लो मॉलिक्यूल यहाँ पर है किसी एक एनर्जी लेवल पर, तो यहाँ से ये अपनी एनर्जी को निकालता हुआ इसके लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल पर पहुँच जाएगा एक्साइटेड स्टेट S1 के। और ये S0 ग्राउंड स्टेट का लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल है। ग्राउंड स्टेट के वाइब्रेशन लेवल्स होंगे और ग्राउंड स्टेट का लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल जो होगा वो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स और बाकी चीज़ों से हमने कई बार, आपको अगर ध्यान हो आपको तो पता होना चाहिए इस बात का कि कभी भी हम S0 के लोवेस्ट एनर्जी लेवल स्टेट पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि उसकी एनर्जी ज़ीरो होती है। और 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी हम किसी मॉलिक्यूल की टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। कुछ कंटेंट एनर्जी का उसमें निश्चित रूप से रहेगा। ये बात हमने पार्टिकल इन अ पोटेंशियल वेल क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी है और भी कई सारी जगह थर्मोडायनेमिक्स में, और इस प्रकार की बातें आपको वहाँ पर देखने सुनने को ये बातें मिली थी। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जब S1 स्टेट की किसी अपर वाइब्रेशन लेवल पर वो मॉलिक्यूल है
किसी S2 से आया या कहीं भी S1 से एक्साइट हुआ, किसी भी S1 के S0 से S1 के अपर वाइब्रेशनल लेवल पर जब मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ है तो वहाँ से वो अपनी एनर्जी को कैस्केड करेगा और उसी S1 स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल V0 पर पहुँच जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एनर्जी कैस्केड है। तो वो ऊपर वाली एनर्जी जो थी वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कैस्केड था, और ये जो है वाइब्रेशनल एनर्जी कैस्केड है, उसकी तुलना में बहुत कम है, लेकिन एनर्जी कैस्केड तो है। तो अब देखिए यहाँ पे जब ये कैस्केड करता हुआ S1 के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल पे आ गया है, और ये लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट कहलाती है, क्योंकि इस लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं को S1 कहते हैं, कैन अंडरगो वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रोसेसेस इन द फॉलोइंग list as I shown below. Described the physical pathways open to molecule in S1 and excited triplet state. देखिए ये इस प्रकार की जो हमारा S1 स्टेट का लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल है और या फिर ट्रिपलेट स्टेट का लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल है, ये दोनों लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत प्रकार के फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस करने में सक्षम है, जिनको हम लिस्ट में नीचे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन सबको हम जेवलेंस के डायग्राम में देख सकते हैं। तो पहला इनमें से जो है देखिए हमारा ये जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वहाँ से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसमें जो हमारा इंटरनल कन्वर्जन। इसमें मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को कैस्केड करता हुआ S1 के लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं ग्राउंड स्टेट S0 के किसी भी वाइब्रेशन लेवल तक वो पहुंच जाता है, रिटर्न हो जाता है, और थर्मल एनर्जी की वहाँ पर वो एक्सर्ट करता है। और इस प्रकार के S1 से S0 स्टेट में पहुँचने का जो कन्वर्जन हुआ है, ये स्टेट कन्वर्जन, इसको हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन, आंतरिक कन्वर्जन कहलाता है, इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। बहुत महत्वपूर्ण बात जानना आप यहाँ पे, ये बहुत धीमी गति से होता है, और यही कारण है कि S1 या T1 के लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल्स हैं मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट के किसी भी वाइब्रेशनल लेवल पर इंटरनल कन्वर्जन द्वारा बहुत रेयरली ही डी एक्साइट होता है। फिर से बता रहा हूँ, आईसी जो सिस्टम है या आईसी जिसको हम इंटरनल कन्वर्जन कर रहे हैं, ये S1 या T1 से S0 के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि ये एक टाइम डिलेड प्रोसेस है और कन्वर्जन में लाइफ टाइम इतना नहीं हो, वहाँ पर इतना नहीं होता है, लाइफ टाइम कम होता है वहाँ पे स्टेट का, और ये जो सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है इसको लाइफ टाइम चाहिए ज़्यादा, इस कारण से इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है। हालांकि होता है, अपवाद हर जगह है, जैसा हम आगे पीछे देखते आ रहे हैं कई सारी जगह, लेकिन ये एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है इस प्रकार का कन्वर्जन होना। अब देखिए जेवलेंस की डायग्राम यहाँ पर इस में आपको दिखाया गया है। इस जेवलेंस की डायग्राम की बात करें अगर हम, तो यहाँ देखिए कि ये हमारा S0 स्टेट है जो ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ये हमारी S1 स्टेट है, और S1 स्टेट से लोअर लेवल पे होता है T1 स्टेट। ये क्यों होता है ये मैंने पीछे भी आपको बताया था, आगे हम और बात करेंगे इस विषय में। ये S2 स्टेट है, यानी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। उसके बाद में ये है सिंगलेट एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट S1, सिंगलेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट S2, और ये ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट T1 है। और मॉलिक्यूल
यहाँ से एग्जैक्ट होता है यहाँ के लिए, S1 में पहुँच गया या S2 में भी पहुँच गया, S1 में भी जा सकता है, S2 में जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी T1 में नहीं जाता है, T2 में नहीं जा सकता, T3 में नहीं जा सकता, और रीज़न हमारा है सिमेट्रिकली फॉरबिडन। अब आप देखिए S1 में पहुंच गया है, तो S1 से ये इस वाइब्रेशन लेवल पे पहुंचा, ऊपर देखिए आप इस वाइब्रेशन लेवल पे, और यहाँ से ये वापस कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर, और ये कहलाता है VC यानी वाइब्रेशनल कैस्केड, एनर्जी कैस्केड है। और यहाँ से ये इस तरह की एनर्जी ये बताते हैं हम, जो थर्मल एनर्जी को बताते हैं, ये इस तरह से थर्मल एनर्जी को बताते हैं, और सीधी लाइन में हम प्रकाशिक एनर्जी को बताते हैं, है ना। हर जगह आप देखिएगा जब ऐसा हम सीधा एरो खींच रहे हैं कहीं पे भी, तो ये तो हमारा कहलाता है प्रकाशिक उत्तेजन या उत्सर्जन, और ये कहलाता है हमेशा थर्मल एक्जाइटेशन और डी एक्जाइटेशन। तो यहाँ पे ये जो चित्र बने हुए हैं उनसे आप समझ सकते हैं कौन सा यहाँ पे थर्मल है, कौन सा यहाँ पे फोटोकेमिकल है। तो ये देखिए फोटोकेमिकल एक्जाइटेशन से ये S1 S2 पे चला गया, और यहाँ से VC द्वारा देखिए नीचे आया है, यहाँ से ये VC से कहाँ पहुँच गया, वापस S2 के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल पे चला गया। अब यहाँ पर इंटरनल कन्वर्जन करता है, देखिए आप इस तरह से, और ये किस में चला गया, S1 के किसी भी वाइब्रेशन लेवल पे पहुँच गया। इस वाइब्रेशन लेवल पे देखो आप यहाँ पे पहुँचे या यहाँ पे पहुँचे, जहाँ भी ये पहुँचता है, वहाँ से ये वापस वाइब्रेशनल कैस्केड्स हैं, ये पहुँच जाता है किस पे, S1 स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल पे पहुँच गया। अब इससे ये अपना इस लोवेस्ट पर या किसी भी अपर वाइब्रेशन लेवल्स हैं, ये अगर आप देखेंगे तो देखिए ये यहाँ से, जैसे अपर में अगर वाइब्रेशन लेवल का अपर लेते हैं तो ये यहाँ, और लोअर लेते हैं तो यहाँ पर, इन वाइब्रेशन लेवल से ये इंटरनल कन्वर्जन IC द्वारा ये पहुँच जाता कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल पर। और अगर ये इधर नहीं आता है तो फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ से देखिए ट्रिपलेट स्टेट की तरफ भी जा सकता है, इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं, और वहाँ से फिर वापस देखो ट्रिपलेट स्टेट में ये इसकी बात हम बाद में कर रहे हैं। यहाँ वापस देखिए आप कि ये किसी ट्रिपलेट स्टेट के अपर वाइब्रेशन लेवल पर चला गया, और ये पहुँच गया कहाँ पे, ट्रिपलेट स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल पर, तो वाइब्रेशनल कैस्केड है। या फिर ये यहाँ पहुँचा मान लो किसी तरीके से, तो ये वापस कहाँ पहुँच गया, T1 के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल पे, ये भी वाइब्रेशनल कैस्केड है। तो किसी भी वाइब्रेशन लेवल से लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल के किसी भी स्टेट पर, एक्साइटेड स्टेट पे मॉलिक्यूल पहुंचता है। और यही नहीं, अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह से ये पहुंच जाता है। ये सारी परिघटना यहाँ लिखी है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से एनर्जी डिस्कार्ड करता है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट इमिशन। और अगर यहाँ से ये यहाँ पहुँचता है ट्रिपलेट से सीधा ग्राउंड स्टेट पे प्रकाश ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ में, ये लाइट है, देखिए आप, ये लाइट है, ये लाइट है, तो ये सब लाइट है, ये दोनों तो एक्साइटेशन है और ये इमिशन है। तो ये इमिशन जो है हमारा कि सिंगलेट स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल्स हैं, ग्राउंड स्टेट के किसी भी वाइब्रेशन लेवल पे लाइट के एक्सर्शन के साथ अगर वो पहुंचता है तो इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस इमिशन। और यदि वो किसी ट्रिपलेट स्टेट के लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल्स हैं, सिंगलेट स्टेट के किसी भी वाइब्रेशन लेवल पे या लोवेस्ट वाइब्रेशन लेवल पे पहुंचता है तो इसको हम कहते हैं फास्फोरेसेंस इमिशन। और ये जेवलेंसी डायग्राम इन सबको क्लियर करता है। आगे देखिए आप इसमें कि इंटरनल कन्वर्जन के लिए जो टाइम लगता है वो देखिए उसका बहुत लो टाइम पीरियड है ये, और 10⁻11 सेकंड्स में है, विच इज़ वेरी लो और शॉर्ट लाइफ टाइम है इंटर IC के लिए। और देखो शॉर्ट तो है, लेकिन ये 10⁻, अगर आप -13 की बात करते हैं जो उसका लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट का, उसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा है।
10⁻13 से कंपेयर करें तो 100 गुना ज़्यादा लाइफ टाइम इसका, 100 टाइम्स मोर स्टेबल। तो देखिए फिर भी ये रेंज के हिसाब से अगर हम देखते हैं इसको, तो ये 10⁻11 सेकंड जो बहुत छोटा टाइम पीरियड है। और S1 स्टेट जो होती है हमारी, उसका लाइफ टाइम है 10⁻8 सेकंड, जो बहुत ज़्यादा है अगर कंपेयर करें। आप देखिए, आप S1 स्टेट का टाइम पीरियड है 10⁻8 सेकंड, और इंटरनल कन्वर्जन का लाइफ टाइम कितना 10⁻11 सेकंड्स। और इसी कारण से ये एग्जैक्टेड S1 स्टेट्स हैं 4 प्रकार के प्रोसेसेस आसानी से संपर्क करता है। पहला देखिए आप इसमें फ्लोरेसेंस, जिसका हमने अभी जेम्बलेंस की डायग्राम में देखा है। दूसरा, ये वहाँ से केमिकल रिएक्शन कर सकता है, और ये फिर वहाँ से रेडिएशन लेस डीके भी कर सकता है और ग्राउंड स्टेट में पहुँच जाता है। और तीसरा, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ट्रिपलेट स्टेट में जा सकता है। रेडिएशन लेस डीके का मतलब हमारा आईसी है, केमिकल रिएक्शंस वहाँ से कर सकता है। ये फ्लोरेसेंस इमिशन है जो ऑप्टिकल इमिशन है, और ये रेडिएशन लेस डीके जो है थर्मल इमिशन है। और एक है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये भी थर्मल इमिशन है, लेकिन ये क्या करता है कि सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में ले जाता है। और फ्लोरेसेंस वहाँ पर एक और घटना जो हम देख चुके हैं कि ऑप्टिकल तरीके से ये वहाँ पहुँच जाता है। तो आज इतना ही, आप इसको पढ़िए। देखिए, आप में से किसी ने पूछा था मेरे को कि ये नोट्स के मैं पीडीएफ दे दूं, तो नोट्स के पीडीएफ और आपकी जो पीपी प्रगति प्रकाशन की जो बुक है, उससे मेरी पूरी पूरी कॉपी की गई है। मेरे नोट्स उसके एकदम कॉपी है, क्योंकि देखिए मैं नोट्स में कहीं कुछ आवश्यकता हो तो दूसरी बुक से ऐड करता हूँ, बाकी एक ही बुक को मैं आधार बना के काम करता हूँ, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ने में सुविधा रहती है। और अगर मैं अलग अलग बुक यूज़ करता अगर नोट्स बनाने में, तो फिर आप लोगों को उसको पकड़ने में असुविधा होती है। तो आप नोट्स पर मत जाइए, बुक सीधी नोट बुक ही है, उसमें से आप चाहें तो छांट सकते हैं चीज़ों को। आप केवल उनको पढ़िए और मुझे ध्यानपूर्वक सुनिए। आप एक बार नहीं 2 बार सुनिए, आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा जहाँ जहाँ है। तो नोट्स, मेरे नोट्स अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये पूरे नोट्स बहुत लेंदी है, कम से कम 112 से मुझे लगता है कि ज़्यादा पेजेस होंगे ना, 160 पेज के लगभग है। 157 तो मैंने लिख रखे हैं, 157 पेज मैंने लिख रखा। देखिए आप, ये 157 नंबर का पेज है। अब आप देखिए 157 यहाँ है, तो आपकी कॉपी में कितने हो जाना है, और मेरी तो राइटिंग भी फिर बहुत बारीक है। तो इसलिए आप नोट्स को तो आप सेल्फ ही प्रिपेयर करें, और नोट्स से बेटर ये है कि आप चीज़ों को सीखें समझें, ठीक है ना। फिर और कोई दिक्कत लगती है आपको तो आप इस में मुझे इसी ग्रुप पर वापस व्हाट्सअप करें। और पिछले दिनों में 1-2 लेक्चर जो थे उनकी वो पिक्चर सही नहीं थी। मुझे लगता है कि आज वाले इस वीडियो में पिक्चर सही आएगी, क्योंकि मैंने इसको पीडीएफ से लिया है। ओके, थैंक यू।